Welcome to the lecture series of operating systems. मेरा नाम सैयद अली जामिन है। जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं अभी तक जो हो चुके हैं वो अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा आप फेसबुक पेज पे ये सारे लेक्चर शेयर होते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ये इस ईमेल आईडी पर। फेसबुक का पेज इस तरह का होगा, यूट्यूब का चैनल इस तरह का है, और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉन्सेप्ट एसेंशियल्स। आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले जो पार्ट हो चुके हैं, जिस तरह ये वाला पार्ट 2.2/3 हो चुका है, इसका लिंक यहाँ आ रहा होगा। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुन लें इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। लास्ट लेक्चर में हमने डीएमए को डिस्कस किया था, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो उसके बारे में जो रीडिंग्स हैं वो मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन अगर आप इसकी कोई रीडिंग करना चाहते हैं तो ये मैंने स्लाइड्स शेयर की हुई हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये मैं पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए ये रीडिंग्स मैंने इस स्लाइड में शेयर की हुई हैं। तो आप इसको पॉज करें, जब भी डीएमए प्रिपेयर करें तो इसको पॉज करें और इसको पढ़ लें आप। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपने डीएमए की जो रीडिंग्स हैं उनको भी रीड कर लिया होगा। अच्छा जी, जो हमने इस लेक्चर में टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऑपरेशंस। ट्रांजिशन जो है कर्नल मोड से यूज़र मोड में और यूज़र मोड से कर्नल मोड में कैसे होती है। परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट के जो सब सिस्टम्स होते हैं। अगर माइग्रेशन करनी है हमने डाटा को ए से रजिस्टर की तरफ या डिस्क से यानी डाटा रजिस्टर पे लेके जाना है तो वो कैसे जाता है। कर्नल की डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और डिफरेंट कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स को हमने डिस्कस करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो हमारा मेन थीम होगा कि जो इसमें इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली काम कौन से परफॉर्म करता है, कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरप्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर होता है। यानी इंटरप्ट, कोई भी चीज़ इंटरप्ट आती है वो इंटरप्ट हार्डवेयर से भी आ सकती है, वो इंटरप्ट सॉफ्टवेयर से भी आ सकती है। तो जब भी कोई इंटरप्ट आती है तो फिर कर्नल जो है वो उसको जो भी सिस्टम कॉल आती है उसको एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर कीबोर्ड प्रेस करते हैं ये हार्डवेयर इंटरप्ट है, या आप माउस पे क्लिक करते हैं तो ये एक हार्डवेयर इंटरप्ट है। इस जो भी आप इंटरप्ट जनरेट करेंगे इसके अगेंस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, जिस तरह हम माउस पे राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें तो उसके अगेंस्ट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इंटरप्ट जो है वो बेसिकली हार्डवेयर से भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर से भी हो सकती है। सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट क्या हो सकती है कि आप डिवाइड बाय ज़ीरो कर दें। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा है कि ये इंटरप्ट का आपको आइडिया हो गया कि इंटरप्ट जो मतलब आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, ये दो मोड होते हैं। एक यूज़र मोड होता है, एक एक यूज़र मोड होता है, ये यूज़र मोड, ये कर्नल मोड। तो इंटरप्ट जो है वो नॉर्मली यूज़र मोड से कर्नल मोड में आती है और फिर कर्नल जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करता है और दोबारा भेज देता है यूज़र मोड में। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ड्यूल मोड होते हैं, यानी दो मोड्स होते हैं। एक को यूज़र मोड कहते हैं और एक को कहते हैं कर्नल मोड। एक हमने मोड बिट असाइन की होती है, बिट यानी एक ही बिट होती है, बिट की वैल्यू या ज़ीरो होती है या वन होती है।
अगर बिट की वैल्यू 0 है तो हम सपोज करते हैं कि कर्नल अभी चल रहा है। अगर बिट की वैल्यू 1 है तो हम सपोज करते हैं अब यूज़र मोड ऑन है। तो ये यानी मोड बिट की वैल्यू से आइडिया हो जाता है कि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से मोड में है। तो अच्छा, तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हम यूज़र कौन सी मोड में है और अभी यूज़र मोड में है कि हम कर्नल मोड में है, हम उसके लिए यूज़ करते हैं मोड बिट। ठीक है, कुछ जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रिविलेज्ड होती हैं। ठीक है, यानी वो हमेशा कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट करती हैं, वो यूज़र मोड में नहीं करती। उन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सीपीयू जो है ना वो अब मल्टी मोड पे जाना शुरू हो गए हैं। मल्टी मोड का मतलब ये है कि अब क्योंकि हमारे पास एक सीपीयू तो होता नहीं है, अब मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं, या हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को एक वर्चुअल मशीन को यूज़ कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स चला रहे होते हैं। इसको हम आने वाली स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे कि वर्चुअलाइजेशन या ये वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, इसको हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि वर्चुअल मशीन मैनेजर जो होता है ना वो मल्टी मोड पे भी ऑपरेट कर रहा होता है। यानी अगर एक विंडो चल रही है, एक तरफ एंड्रॉयड कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है, लाइनक्स चल रही है, तो जो वीएम वेयर होता वीएम मैनेजर होता है, वीएमएम, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि वो मल्टी मोड पे ऑपरेट कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि अच्छा इसके मैंने जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मैंने बिट 0 करनी है। अगर विंडो की बिट 0 करनी है इसका मतलब है कि विंडो का जो है मोड बिट वो 0 है, तो यानी वो यूज़र मोड पे चल रहा है। अगर लाइनक्स की जो है वो मोड बिट 1 है तो वो कर्नल मोड पे चल रहा है। तो इस तरह मल्टी मोड भी हो सकती हैं। तो ये मैंने जिस तरह भी आपको बता रहा था कि ट्रांजिशन होती है कर्नल मोड से यूज़र मोड में, यूज़र मोड से कर्नल मोड में, फिर कर्नल मोड से यूज़र मोड में। तो अभी एक यूज़र की कोई रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जीक्यूटिंग थी, उसने एक सिस्टम कॉल जनरेट कर दी। ठीक है, सिस्टम कॉल गई यहाँ कर्नल मोड में। अब कर्नल मोड में देखें मोड बिट 0 कर दी, यानी मोड बिट 0 का मतलब है कि अब कर्नल मोड चल रहा है। ठीक है, यहाँ सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई। इसके बाद जब हमारा काम एग्जीक्यूट हो गया, जो हमने भी इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये वाला काम करके दो ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसने हमें कर दिया। तो उसने क्या किया कि मोड बिट की वैल्यू को 1 कर दिया। अब मोड बिट जो है 1 हो गई है, इसका मतलब ये है कि यूज़र मोड पे हम अब जा रहे हैं। तो अब सिस्टम कॉल रिटर्न हो गई यूज़र मोड में। तो देखें यहाँ मोड बिट की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर इधर ये वाला प्रोसेस चल रहा होगा, कर्नल चल रहा होगा, तो मोड बिट की वैल्यू 0 होगी। तो ये ट्रांजिशन भी है यूज़र मोड से कर्नल मोड में। अच्छा प्रोसेस, अच्छा फर्स्ट जो अब जो सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क या ऑपरेशन, वो है प्रोसेस को मैनेज करना। ठीक है, प्रोसेस को मैनेज करना। प्रोसेस होता है कोई भी प्रोग्राम। प्रोसेस की डेफिनेशन ये होती है कि प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये 3 वर्ड की डेफिनेशन है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो ये 3 वर्ड है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी आपने कोई प्रोग्राम लिख दिया है वो तब तक प्रोग्राम ही है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करेगा, जब आपने वो प्रोग्राम रन किया और उसने आगे कोई टास्क परफॉर्म करना शुरू कर दिए, तो उसको कहते हैं प्रोसेस। आप कोई भी सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसको प्रोग्राम ही कहते हैं जब तक वो एग्जीक्यूट करके हमारे जो जिसके लिए भी आपने उसको प्रोग्राम बनाया हुआ है वो वाला टास्क ना परफॉर्म कर रहा हो, वो तब तक प्रोग्राम रहता है। लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे तो वो प्रोसेस बन जाता है। तो उन प्रोसेस को मैनेज करना, अब एक टाइम पे एक प्रोसेस तो नहीं चल रहा होता, मल्टीपल प्रोसेस चल रहे होते हैं। ये सारे प्रोसेसेस को हैंडल करना, इनको मैनेज करना, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो प्रोग्राम जो है वो बेसिकली पैसिव एंटिटी होती है, यानी वो कुछ कर नहीं रही होती, और प्रोसेस जो होता है वो एक्टिव एंटिटी होती है। प्रोसेसेस को जो है वो सीपीयू की ज़रूरत होती है, उन्होंने डाटा को इनिशियलाइज करवाना होता है। अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो हमने उसको किस तरह करते हैं कि अच्छा इसके कितने प्रोसेस चल रहे हैं अभी। तो एक प्रोग्राम काउंटर, पीसी जिसे बोलते हैं, पीसी प्रोग्राम काउंटर। ठीक है,
प्रोग्राम काउंटर देखता है, नंबर काउंट करता रहता है, 0, कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा। 1 लिख देगा तो यानी एक प्रोसेस चल रहा है, 2 करेगा तो 2 प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो इस तरह प्रोग्राम काउंटर नंबर ऑफ जो प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, उनको भी काउंट करता रहता है। अच्छा, इसके बाद एक प्रोसेस में, ये एक प्रोसेस है, आगे प्रोसेस को फर्दर डिवाइड किया जाता है थ्रेड्स में। ठीक है, एक प्रोसेस है, उसको डिफरेंट थ्रेड्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, तो उसको भी काउंट करता है प्रोग्राम काउंटर के कितने थ्रेड्स चल रहे हैं, कौन सी लोकेशन पे प्रोसेस पड़ा हुआ था। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है प्रोसेस को। प्रोसेस का आईडी क्या था, प्रोसेस का नाम क्या था, प्रोसेस का एड्रेस क्या था, कहाँ से इनिशियलाइज हुआ था, किसने रिक्वेस्ट की थी, क्या ये एग्जीक्यूट हो गया। प्रोसेस को स्केड्यूल करना, प्रोसेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैंडल करनी है, जो भी मैनेजमेंट करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर वही जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को हैंडल करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। फॉर इंस्टेंस क्रिएट करना किसी प्रोसेस को डिलीट कर देना, उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देना, दोबारा रिज्यूम कर देना यानी दोबारा चला देना। प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना, यानी अगर 2 प्रोसेस चल रहे हैं तो इस तरह सिंक्रोनाइज करना कि दोनों में डेडलॉक नहीं आ रहा, दोनों जो हैं वो रिसोर्सेज को सही तरह यूज़ कर रहे हैं। इस तरह ये डेडलॉक हैंडलिंग जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। डेडलॉक, जिस तरह आपने नॉर्मली सुना होगा कि गवर्नमेंट के दरमियान और पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक आ गया, इसका ये मतलब है कि उन एक अपोजिशन पार्टीज जो होती हैं उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी डिमांड्स होती हैं उनकी, गवर्नमेंट की एक अपनी डिमांड्स होती हैं, तो वो उनकी भी नहीं मान रहे होते, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं मानती, पार्टीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की नहीं मानती, तो उनके दरमियान डेड लॉक आ जाता है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में भी प्रोसेसेस के दरमियान भी डेड लॉक आ जाता है। फॉर इंस्टेंस ये एक रिसोर्स है और 2 प्रोसेस हैं, तो प्रोसेस बी जो है ये एक प्रोसेस ए है। प्रोसेस ए ने ये रिसोर्स एक्वायर की हुई है और प्रोसेस बी को अपनी एग्जीक्यूशन के लिए भी ये वाली रिसोर्स चाहिए। प्रोसेस बी कहते हैं तब तक मैं एंड नहीं हो जाता, तब तक मेरा काम मुकम्मल नहीं होता जब तक मुझे ये वाली रिसोर्स ना मिल जाए। प्रोसेस ए कहता है मैंने तब तक एग्जीक्यूट, ये मैंने होल्ड की हुई है, ये मैंने रिसोर्स तुम्हें नहीं देनी। तो इन दोनों के दरमियान एक तरह का डेडलॉक आ गया है। तो डेडलॉक पे भी एक चैप्टर है, शायद चैप्टर नंबर 5, उसको हम देखेंगे। अभी जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि डेडलॉक क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन यही होता है कि ये 2 प्रोसेस अभी आपको दिखाए थे ए और बी, इनके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन हो, यानी 2 मिनट अगर ये प्रोसेस रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस बी, तो 2 मिनट के बाद प्रोसेस बी रिसोर्स छोड़ दे और प्रोसेस ए जो है वो इस रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर ले। तो इस तरह यानी सिंक्रोनाइजेशन करना कि डेड लॉक क्रिएट ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है मेमोरी मैनेज करना। ठीक है, मेमोरी की जब मैं बात करूंगा तो उसका मतलब रैम होगा। ठीक है, रैम के ऊपर जो भी प्रोग्राम रन करना होता है वो हमेशा रैम के ऊपर आके करता है। ठीक है, रैम, जो भी प्रोग्राम आपके एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो हमेशा रैम के ऊपर पहले लोड होते हैं और फिर एग्जीक्यूट होते हैं। अगर रैम पे वो लोड नहीं हो रहे तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। अब क्योंकि रैम का साइज लिमिटेड होता है तो अब सारे प्रोसेस तो नहीं ना रैम के ऊपर लोड हो सकते। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेस उसने स्केजुलिंग करनी होती है, उसने प्रायोरिटी देनी होती है कि कौन से प्रोग्राम को कितनी मैंने रैम में स्पेस देनी है, कितना टाइम देना है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में प्रोसेसेस की, प्रोग्राम्स की मेमोरी मैनेजमेंट और उनकी टाइम मैनेजमेंट, ये भी जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसको मेमोरी मैनेजमेंट भी कहते हैं कि कितनी मेमोरी एक प्रोसेस को एलोकेट करनी है। ये रीडिंग्स हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आप पढ़ लेना, मैं आपको वैसे बताता जा रहा हूँ कि क्या होता है। अच्छा, स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज की बात करेंगे तो हम डिस्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। स्टोरेज जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है,
अब उसमें उसकी भी मैनेजमेंट करना कि उसके में अंदर फाइल सिस्टम कौन सी है। जिस जिस तरह जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने फाइल सिस्टम इसमें कौन सा रखना है। तो वो भी जो मैनेजमेंट है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जिसमें वो फाइल मैनेजमेंट करता है। किसी फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, फाइल की डायरेक्टरीज बनाना, जिस तरह फोल्डर बन जाते हैं आपके कंप्यूटर में जो फोल्डर बनाते हैं वो डायरेक्टरीज ही होती हैं ना। आप अगर अपने कंप्यूटर पे देखेंगे तो डायरेक्टरीज बनी होंगी। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर एक दो फोल्डर और हैं, ठीक है, ये डायरेक्टरी है। अच्छा, इन दो फोल्डर्स में से इस फोल्डर के अंदर 10 फोल्डर और हैं इस तरह। तो इसके अलावा मैपिंग करना फाइल को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी हार्डवेयर पे मैप करना। इसके अलावा बैकअप बनाना नॉन वोलेटाइल पे, यानी रैम क्योंकि वोलेटाइल होती है और जो हार्ड डिस्क होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। तो बैकअप बनाना, फाइल्स को क्रिएट करना, मैप करना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। डिस्क की बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है। इसके अलावा वही मैस स्टोरेज मैनेजमेंट में वही चीज़ें आ जाती हैं कि हार्ड डिस्क को वो करना, फ्री स्पेस करना उसकी। अगर कुछ आप चीज़ डिलीट कर देते हैं तो फिर उसको फ्री करना। डिस्क की भी स्केजुलिंग होती है, वो करना। डिस्क को रिसोर्सेज स्टोरेज एलोकेशन करना, किसी भी प्रोसेस को स्टोरेज एलोकेट कर देना। इसके अलावा वर्चुअलाइजेशन में भी यूज़ होती है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये मैस मैनेजमेंट में भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करती है। और मैस मैनेजमेंट ये होता है कि आपने डाटा जो है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने स्टोर करना होता है। कुछ परफॉर्मेंस होती हैं वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस की। फॉर इंस्टेंस सबसे लो लेवल पे जो चीज़ आती है वो रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स का साइज़ जो है वो नॉर्मली 1 KB तक का होता है और इनका जो है एक्सेस टाइम वो बहुत ही कम होता है, यानी 0.25 नैनो सेकंड होता है, ठीक है। बैंडविड्थ इनकी ज़्यादा होती है, एक्सेस टाइम इनका यानी इतने 20,000 मेगाबाइट्स पर सेकंड उनकी ये बैंडविड्थ है। और देखिए उनका एक्सेस टाइम क्या है, 0.25 नैनो सेकंड। नैनो सेकंड में जो है डाटा को एक्सेस करके दे देते हैं। इसको कंपाइलर हैंडल कर रहा होता है। कैश इसको बैकअप किया जाता है कैश के साथ, कैशे मेमोरी के साथ बैकअप किया जाता है। इसी तरह कैशे आती है उसका, ये अब तो ज़्यादा साइज़ आने लग गए हैं, ये थोड़ा पुराना डाटा है 16 MB। तो इनके भी कैशे के भी डिफरेंट लेवल होते हैं। ये बनी होती है सीमोस, जो आपने शायद इलेक्ट्रॉनिक्स या डीएलडी में पढ़ा हो, सीमोस कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। तो ये आप इसका एक्सेस टाइम रजिस्टर से थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसकी बैंडविड्थ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसको हैंडल जो है वो हार्डवेयर कर रही होती है, कैशे की बात कर रहे हैं। और इसको बैकअप किया जाता है मेन मेमोरी यानी रैम के साथ। इसी तरह रैम पे आ जाए तो उसके साइज़ अब ज़्यादा आने लग गए हैं, टेराबाइट्स में भी आने लग गए हैं, सॉरी जीबीज में है अब तो साइज़। इसको सीमोस रैम अब यूज़ हो रहे हैं आजकल। इसकी देखें बैंडविड्थ एक्सेस टाइम ज़्यादा होने लग गया है और बैंडविड्थ कम होने लग गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि मेन मेमोरी को हैंडल करना, इसको बैकअप किया जाता है डिस्क के साथ। इसी तरह इसके बाद जो है वो सॉलिड स्टेट आ गई हैं, वो 1 TB में आ गई हैं। उसमें फ्लैश मेमोरी की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। इनकी जो एक्सेस टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है और इनकी बैंडविड्थ जो है वो कम हो गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको हैंडल करता है और बैकअप डिस्क के साथ है। ये अब मैग्नेटिक डिस्क ये पुरानी होती थी जो हम अपने सीपीयूज वगैरह में यूज़ करते थे, अब जो है वो सॉलिड स्टेट डिस्क को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस फीचर की वजह से। अब आप लैपटॉप वगैरह लेने जाएँ तो इसलिए आप कहते हैं कि हमें एसएसडी चाहिए, मैग्नेटिक डिस्क नहीं चाहिए। तो ये उसकी रीज़न ये है कि मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, बैंडविड्थ भी काफ़ी कम है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं एसएसडी को। अच्छा, डाटा को ट्रांसफ़र करना, डिस्क से डाटा जो ट्रांसफ़र होता है, फॉर एग्जांपल डिस्क से मेन मेमोरी में गया, मेन मेमोरी से कैशे में गया, कैशे से रजिस्टर में गया। तो इसको मल्टी प्रोसेसर जो होते हैं उसमें कैशे कोहेरेंसी भी होती है, यानी कैशे पे अब कौन से प्रोसेस ने एक्सेस करना है, किसको ज़्यादा एक्सेस देनी है। तो इसको डिटेल में जो है वो चैप्टर 17 में डिस्कस किया हुआ
इसके अलावा इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स भी होते हैं, जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट आ जाती है। मेमोरी मैनेजमेंट में आगे फर्दर डिवीजन आ जाती है कि डाटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना, उसको कैश में रख देना, उसको स्पूलिंग करना, ये जो डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं इनका इंटरफेस देखना, ये भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला काम होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन होता है यानी जो अंदर प्रोसेस चल रहे होते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जिन प्रोसेस को हैंडल कर रही होती है उनको प्रोटेक्ट करना, आपस में उनको कंट्रोल में रखना, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है। और सिक्योरिटी कहते हैं कि एक्सटर्नल किसी हैकिंग से बचा देना, कोई वायरस आ गया है, कोई वॉर्म्स आ गया है, कोई ट्रोजन हॉर्स आ गए हैं, उनसे बचाना, थेफ्ट से बचाना। ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी में ये डिफरेंस है कि प्रोटेक्शन जो होती है वो बेसिकली कंट्रोल होता है एक तरह का प्रोसेस का, कि अपने प्रोसेसेस को कंट्रोलिंग एक्सेस दी हुई है कि अब ये वाला टास्क, ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, अब ये वाला होगा, तो एक कंट्रोल वे में जो आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। सिक्योरिटी जो होती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल भी होती है। एक्सटर्नल यानी कोई हैकिंग ना कर दे, कोई इस तरह की चीज़ें। तो सिस्टम जो सिक्योरिटी मेंटेन करता है वो यूज़र आईडी रख लेता है कि कौन से यूज़र ने इस आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, उसका यूज़र आईडी होता है। अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, मल्टीपल लोग यूज़र हैं जो कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप आईडी बना देता है। फिर एक प्रिविलेज्ड एस्केलेशन भी होती है जिसमें कि कुछ लोगों को प्रिविलेज दी जाती है कि वो उनको ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं डाटा यूज़ करने के। फॉर एग्जांपल ये एक डाटा था और यहाँ एक ये फीचर्स हैं किसी एक ही सिस्टम के, तो जो प्रिविलेज लोग हैं उनको ये फीचर दिए जाएंगे, जो नॉर्मल यूज़र हैं उनको ये वाले फीचर्स दिए जाएंगे। तो ये भी एक किस्म की प्रोटेक्शन है कि किसको कितनी एक्सेस देनी है, कौन से डाटा की एक्सेस देनी है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा कर्नल के डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट होता है, ये आप डाटा स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ी है या पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि सिंगली लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, डुबली लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, सर्कुलर डाटा लिंक लिस्ट होती है। इसके बाद बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं। अब देखें बाइनरी सर्च ट्रीज का रूल ये होता है कि इसके अगर यहाँ से मैं देखूँ लेफ्ट साइड पे जो है छोटी वैल्यू होती है और राइट साइड पे बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है। इसी तरह इसके लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू होगी, राइट साइड पे बड़ी वैल्यू होगी। सेम गोज फॉर 35, लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू है नंबर में और राइट साइड पे बड़ी वैल्यू है। तो ये डाटा स्ट्रक्चर जो है कर्नल की भी यही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट जो है वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ट्रेडिशनली तो यही होता था, पोर्टल्स हैं, अभी भी होता है, पोर्टल्स यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, वायरलेस नेटवर्क यूज़ करते हैं, नेटवर्क कंप्यूटर जिसमें थिन क्लाइंट होते हैं यानी वेब टर्मिनल्स वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट होता है। इसके अलावा फायरवॉल्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है। फायरवॉल क्या करती हैं, रिसोर्सेज को डिफेंस करती हैं, एक्सेस को वैलिडेट करती हैं कि किसको एक्सेस देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। तो बेसिकली एक सिक्योरिटी मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है फायरवॉल के थ्रू। रिकॉर्ड करती हैं कि जी कौन सा इवेंट्स कौन कौन से हुए, फिर ट्रैफिक को हैंडल करना कि कौन सी ट्रैफिक जो है हमने पास करने देनी है, कौन सी नहीं करने देनी। यानी ये फायरवॉल ऐसे होता है कि ये ट्रैफिक आ रही है, ये आगे वॉल बनी हुई है और इसने डिसाइड करना है कि कौन सा डाटा गुजर सकता है कौन सा नहीं। तो ये एक फायरवॉल थी। अच्छा, इसके बाद मोबाइल पे देखें आप तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या हो गया कि अब मोबाइल में भी एक्स्ट्रा फीचर्स आना शुरू हो गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। एप्पल आईओएस डेली अपडेट हो रहा होता है, गूगल एंड्रॉयड फ़ोन जो यूज़ करते हैं उनकी नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। तो ये नए फीचर आते रहते हैं, ये भी एक कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो होते हैं यानी बहुत मुख्तलिफ जगह पे सिस्टम्स पड़े हुए हैं, उनको हैंडल करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क पे वो कनेक्टेड हैं, वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फीचर्स बिटवीन सिस्टम्स अक्रॉस नेटवर्क्स। ठीक है। कम्युनिकेशन स्कीम्स बताता है क्या करना है।
और इल्यूजन देता है कि आप एक ही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हालांकि आप मल्टीपल सिस्टम्स को, यानी आपको एक फ़ाइल चाहिए तो वो एक जगह नहीं पड़ी होती, बल्कि डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट सिस्टम जो फिजिकली भी डिफरेंट जगह पड़े हुए हैं उनके पास होती है। तो लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से डाटा उठा के ऐसे देती है कि आपको ये लगता है कि ये एक ही सिस्टम ने आपको रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अलावा क्लाइंट सर्वर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सर्वर को भी हैंडल करती है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सर्वर सिस्टम जो होते हैं, यानी जो डेटाबेस वगैरह की एक्सेस देते हैं, यानी आपका ये क्लाइंट है, इसको डेटाबेस से नादरा से कोई चीज़ चाहिए थी तो ये नेटवर्क नादरा के पास गया, नादरा के सर्वर ने आपको क्लाइंट को जो है वो जो भी डाटा चाहिए था वो दे दिया। ठीक है। इसके अलावा फाइल सर्वर सिस्टम्स भी होते हैं। फाइल का मतलब ये है कि आपको कोई फाइल चाहिए थी, विकिपीडिया, पीडीएफ, कोई भी आपने फाइल जस्ट रीड करनी है, गूगल हो गया, तो आपने इंटरनेट के थ्रू गए गूगल सर्वर के पास, गूगल ने आपको डिफरेंट फाइल्स ओपन कर दिया, आपने फाइल रीड की और यूज़र के क्लाइंट के पास आ गई। इसके अलावा पीयर टू पीयर भी होता है, यानी बहुत सारे क्लाइंट्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, इसको पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल भी यूज़ करते हैं जो स्काइप में होता है। जो स्काइप वगैरह में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP। इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन भी करती है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आपने अपने सिस्टम के ऊपर दो से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करना है, यानी लैपटॉप आपके पास एक ही है, उसके ऊपर आपने दो से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना है। फॉर एग्जांपल विंडो भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास लाइनक्स भी हो, काली लाइनक्स भी हो, आपके पास यूबंटो चल रही हो, तो आप वर्चुअल मशीन VMware के थ्रू एक सॉफ्टवेयर होता है VMware, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने सिस्टम पे कर सकते हैं इंस्टॉल। एक और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और भी बूट करवा सकते हैं, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इसको हैंडल करना कि जिस तरह मैंने पहली स्लाइड में भी आपको बताया था, मोड बिट यूज़ की जाती है, फिर मल्टी मोड भी आ जाती हैं, सिर्फ एक मोड बिट नहीं होती, ज़्यादा मोड बिट होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि एक टाइम पे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके सिस्टम्स पे चल रही होती हैं। तो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट की आपको वही बता रहा था कि वर्चुअलाइजेशन होती है। वर्चुअलाइजेशन ये होती है कि जिस तरह ये एक सिंपल हमारा प्रोसेस था, उसका ये कर्नल है, ये हार्डवेयर है, ये एक सिंपल है, लेकिन अब यहाँ 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तीनों के अपने अपने कर्नल्स हैं। ठीक है। उन पे वी एम वेयर ये वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं। ये मैनेजर है जो इन तीनों VMs को हैंडल करता है, ये VM मैनेजर हो गया, ये पड़ा होता है हार्डवेयर के ऊपर। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 3 जो हैं OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो 3 डिफरेंट कर्नल्स को यूज़ कर रहे हैं, और वो उनको कौन हैंडल कर रहा है, वर्चुअल मशीन। ये एक एग्जांपल है कि ये देखें विंडो, ये है यूबंटो, किसी ने इंस्टॉल की हुई है, ये यूबंटो है, और इसके ऊपर जो है आप विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, यूबंटो और विंडो, यानी लाइनक्स और विंडो यूज़ हो रहा है। वी एम वेयर आप इंस्टॉल करें तो आपको आप ये वाला काम कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन वाला। अच्छा जी, इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग भी होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में पब्लिक क्लाउड होते हैं, प्राइवेट क्लाउड होते हैं, हाइब्रिड क्लाउड होते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरह आपने वर्ड प्रोसेसर अपने पास इंस्टॉल नहीं करना, बल्कि आप चाहते हैं कि बस आपको क्लाउड से ही मिल जाए, तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर, SaaS। यानी वर्ड प्रोसेसर हो गया, आपने अडोब फोटोशॉप यूज़ करना है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करनी है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, बल्कि आप उसको एज ए क्लाउड यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्वर। प्लेटफॉर्म एज अ सर्वर होता है कि आपने कोई डेटाबेस को यूज़ करना है, किसी की आपके पास अपनी डेटाबेस नहीं है, बल्कि आपने कोई और डेटाबेस को एज अ सर्विस यूज़ करना है, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर
यानी फिजिकली कोई ऐसी चीज़ है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कोई फिजिकल डिवाइस है जो आपने यूज़ करनी है, जो आपके अपने नहीं है, आपने कोई स्टोरेज डिवाइस यूज़ करनी है। अब आप खुद ख़रीद नहीं सकते, लेकिन कहीं पड़ी हुई है जो आप कुछ पैसे लेके आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप हमारी स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर लें, क्लाउड के थ्रू आपका डाटा जो है उनके स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होगा। लेकिन आपको अगर ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह की ये सारी जो चीज़ें, ये जो कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसके थ्रू सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रियल टाइम आरटोस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आरटोस, ये नॉर्मली एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होती है। एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी एक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्स वगैरह में ज़्यादा एम्बेडेड सिस्टम्स यूज़ होते हैं। आपके एसी में कोई एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करना है तो उसमें भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें यानी जो फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं, उनमें कोई फीचर्स ऐड कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। आप लाइनक्स वगैरह ये फ्रीली जो हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको ओपन सोर्स बोलते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें, आप VMware इंस्टॉल करें, आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें और फिर आप ऐसा करें कि विंडो के ऊपर कोई लाइनक्स वगैरह भी इंस्टॉल करें और उसको भी चेक करके देखेंगे कि कैसा आपको लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जी ये एक चैप्टर 1 हमने ख़त्म किया है। इसके लिए मैंने 4 वीडियोस लेक्चर अपलोड की थी। सबसे पहली वीडियो में जस्ट आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। फिर मैंने चैप्टर जो आपको बुक बताई है उसका मैंने लेक्चर अपलोड किया, पहला लेक्चर। और फिर दूसरा लेक्चर मेनली हमारा DMA पे था, और थर्ड वाला आज का लेक्चर जो है, ये सारे लेक्चर जिस नाम से यहाँ शो हो रहे हैं आपको, इसी नाम से अगर आप ने कोई लेक्चर मिस कर दिया हुआ है तो आप फिर यूट्यूब के चैनल पे जाकर ये नाम टाइप कर सकते हैं। यानी अगर आपने लेक्चर 1.2 सुनना है तो आप यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे, वहाँ सर्च बार में जाके लेक्चर 1.2 ये सारा एज इट इज़ लिखेंगे, या 1.2 भी लिखेंगे तो आपके सामने वीडियो लेक्चर्स सारे आ जाएंगे। तो ये चैप्टर 1 हमारा यहाँ ख़त्म होता है, और हम अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।